नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे जो एजेंडाज होंगे, तमिलनाडु गवर्नर केस, विल लुक इनटू दैट। जेनोम स्टडी की कुछ फाइंडिंग्स हैं तो इसको देखेंगे, और होम मिनिस्ट्री के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। एंड देन ट्रम्प इफेक्ट जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से हम सब उससे अफेक्टेड होंगे, इसको थोड़ा समझेंगे। एंड देन जुडिशियल इन्फोर्समेंट, तो दिस इज़ द एडिटोरियल, इसको थोड़ा देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर बताया गया है। और यूएस ईरान टॉक्स जो हैं एक बार फिर न्यूज़ में है, देखते हैं उसके क्या आउटकम होंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स बनता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है। सो साथ साथ देर इज़ दिस एक्टिव मोबिलिटी, तो हम सब लोग जो हैं एक हेल्दी वेलनेस जो एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके अंदर एक्टिव मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आप साइकिल वगैरह चलाते रहिए। उस एस्पेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करनी है वो आज के न्यूज़पेपर में पॉइंट आउट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज एज इट इज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को कहा कि आपके जो एक्शंस थे दैट वाज नॉट गुड, एंड इट वाज ऑल रिलेटेड टू आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है तो उसके बाद वो बिल गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर किस तरीके से उस बिल को लेके एक्ट करेंगे, आइदर आइदर ही विल अप्रूवल दे देंगे, और ही इज गोइंग टू विद होल्ड द अप्रूवल, या तो वो विद होल्ड करेंगे या वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसे रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके गवर्नर साहब के पास होते हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों के अंदर अर्लियर देयर वाज नो टाइम लिमिट, पहले कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी। तो गवर्नर साहब क्या करते थे, बिल्स के ऊपर बैठ जाते थे और कोई डिसीजन नहीं लिया जाता था। और तमिलनाडु में भी वैसा ही हो रहा था। देयर वर 10 बिल्स विच वर पेंडिंग, और तमिलनाडु गवर्नर साहब जो हैं वो डिलेट करते गए और फाइनली कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि कोर्ट ने किस तरीके से टाइमिंग्स यहाँ पे लगाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 1 महीने का टाइम होगा टू विद होल्ड द असेंट और ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको लेके चलेंगे। देन गवर्नर हैज़ 3 मंथ्स टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अगर आप कैबिनेट की एडवाइस के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके पास 3 महीने होंगे प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व रखने के लिए। अच्छा, अब मैक्सिमम 3 मंथ्स गिवन टू रिटर्न द बिल with a message specifying reason if the governor withholds the assents contrary to the cabinet's advice। तो इन केस में अगर यहाँ पे गवर्नर साहब विदहोल्ड करते हैं अपनी एसेंट को, 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बीच में ही सब कुछ होना है, ऐसा नहीं है कि पॉकेट वीटो लगा के बैठे हुए हैं ये। क्लियर? देन गवर्नर मस्ट ग्रांट असेंट टू द बिल रीपास्ड बाय द असेंबली विद इन 1 मंथ। अगर असेंबली उस बिल को दोबारा पास करके लाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो है पास करना ज़रूरी हो जाएगा गवर्नर के लिए। ये प्रोविज़न यहाँ पे डाला गया है। क्लियर? और साथ साथ अगर आप देखेंगे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या कहा है कि गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन में एक्ट नहीं कर सकते हो, कि बिल अगर पास हो गया है और दोबारा वो बिल सेम एज इट इज़ पास करके लाया जा रहा है तो उस केस के अंदर 1 मंथ में आपको अप्रूवल देना ही देना है। दिस क्लैरिफिकेशन हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट। सो इट वाज अ ग्रेट थिंग, बढ़िया ये रहा। अब देखिए यहाँ पे मेंस 2022 का सवाल है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। क्लियर? देखिए जितनी भी ये पावर्स बता रखी हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो। अब देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होती है, बिना उसके नहीं ली जाती है। तो इट इज़ बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाती है। किस लिए लिया जाता है? ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू। प्रेजेंट टेंडेंसी ये है कि बाईपास करते हैं ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ एक्सेप्शनल, मतलब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जब हाउस जो है वो अभी सेशन में नहीं है, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस ये एक्सेप्शनल जो है पावर यूज़ करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट था गवर्नर की पावर से लेके। आज जो क्वेश्चन जो यहाँ पे एड्रेस हो रहा है दैट इज़ पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर्स पोस्ट। ठीक,
कि किस तरीके से हमने जो है गवर्नर के पोजीशन को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ हाईलाइटेड हियर। उसी के चलते सारी पावर्स का मिसयूज़ होता है। क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट, जो फ्रंट पेज पे दूसरी बड़ी न्यूज़ आज, तो ये तमिलनाडु गवर्नर का पूरा जो है डिटेलिंग यहाँ पे छाई हुई है। एंड देन देर इज दिस न्यूज़, चाइना वाउज फाइट टू एंड इन टैरिफ वॉर, फाइट टू द एंड। देखिए यहाँ पे अब ये टैरिफ वॉर चल रहा है। अब मैं आपको इसके कुछ एक पहलू बताता हूँ। देर इज़ दिस फाइंडिंग, कुछ एक जो टैरिफ वॉर है वो 2020 में भी हुआ था। नाउ टैरिफ वॉर दैट हैपेंड इन 2020, उसके आउटकम में इंडिया को बेनिफिट हुआ था। क्लियर। लेकिन आज की डेट का जो टैरिफ वॉर है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी टैरिफ जो है वो हाइक किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं, हम पे भी हाइक किया हुआ है, बट ये जो है ये इस लेवल का टैरिफ वॉर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो 2020 में तो हमें फ़ायदा हुआ था, आज क्या हम उसका फ़ायदा उठाएंगे? देयर इज़ अ डाउट। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जो है वो पूरे यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी में आया था, एंड समवेयर अराउंड इन 1934 जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, ही ऑल्सो पास्ड एन ऑर्डर, जिसके बाद यही डील मेकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आज जो ट्रम्प बायलेटरल डीलिंग कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ बायलेटरल डील्स वर मेड एट दैट टाइम। वो उस समय भी वैसा ही एनवायरनमेंट चला था। तो ही इज़ नॉट डूइंग समथिंग न्यू, इट हैड हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में भी ऐसा किया जा चुका है। ठीक है, तो हमें बस पता होना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं यहाँ पे। सो देर इज दिस जेनोम स्टडी, 180 मिलियन जेनेटिक वेरिएंट्स हमें मिले हैं 9000 इंडिविजुअल्स के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करके ये जेनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशन है उस पर जो है प्रीलिम्स 2017 में सवाल किया गया था। तो सेम वही पॉइंट था कि भी जेनोम सीक्वेंसिंग इन न्यूज़, तो बताइए उसके एप्लीकेशन क्या हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है, जेनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस प्लांट क्रॉप्स। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये जेनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू आप कर सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज सेइंग दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम required to develop new varieties of crop plants। बिल्कुल, because you already have a data, आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड डाटा सेट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप चीज़ों को, मतलब इसको रेफर करके आप अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव, इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये जो है जेनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन है, और डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आप एप्लीकेशन पूरा देख लीजिए। तो बेसिकली डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये ACGT लिखा हुआ है, एडोसाइन, साइनोसाइन, ओके, एंड दीज आर द, यू कैन से, न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर एग्जिस्टिंग, और इन्हीं की ही बॉन्डिंग होती है, इन्हीं के ही सीक्वेंसिंग बनती हैं, इन्हीं के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है आप आइडेंटिफाई करते हो, और डिस्टिंक्शन जो है वो इन्हीं के सिस्टम के थ्रू ही आता है। ठीक है, ऐसे हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करते हैं, और इन बॉन्ड्स के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो वेरिएशन होती है। अब देखिए एग्रीकल्चर के अंदर हम डिजीज रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ड्रॉट टॉलरेंस जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि जीन एडिटिंग के थ्रू आप रेजिलियंट क्रॉप्स डेवलप कर पाओगे, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप कर पाओगे, क्रॉप डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है उसका जो जेस्टेशन पीरियड है उसको रिड्यूस कर सकें, तो ये भी जो है पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट हेल्प कि आप प्रिसाइजली ब्रीडिंग और जेनेटिक इंप्रूवमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट जो है वो इसके थ्रू पॉसिबल है। तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे देखिए यहाँ पे, अब उसी चीज़ को बताया कि गवर्नर कैन नॉट चेंज हिज माइंड सेकेंड टाइम। अब देखो सेकेंड टाइम का क्यों पॉइंट इन्होंने रेज किया, क्योंकि देखिए सपोज बिल इट कम्स टू गवर्नर, ठीक, और गवर्नर साहब उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। अब रिकंसिडर होने के बाद वापस दोबारा गवर्नर साहब के पास वो बिल आता है। नाउ इन दैट केस ये नहीं होगा कि गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के लिए रख ले ना, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए उसको रखना चाहते हैं, दैट शुड गो इन द फर्स्ट प्लेस।
वो स्टार्टिंग में ही वैसा करना है आपको। ये नहीं होगा कि सेकंड टाइम आप बोलोगे कि मैं तो जी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रहा हूँ, नो, दैट इज़ नॉट अलाउड। वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है कोर्ट ने। क्लियर? सो दीज आर द आइडियाज नाउ। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू, देखिए यहाँ पे बायलेटरल अरेंजमेंट टेकिंग ओवर मल्टीलेटरलिज्म, बिल्कुल ये बात सही है। इसके अंदर एक ट्रेंड देखने को मिला है। WTO का फ्यूचर अभी डाउटफुल है, हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि आप देखिए इंडिया एट प्रेजेंट यूके के साथ भी डील स्ट्राइक कर रहा है, इंडिया यूएस के साथ भी नेगोशिएशन में है, इंडिया यूरोप के साथ भी नेगोशिएशन में है। वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड डील विद ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बायलेटरल इक्वेशंस चल रही हैं ना। ये कहा जा रहा है कि दिस इज द टाइम दीज कंट्रीज दे विल गो फॉर बायलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म के लिए एक तरीके से रुकावट आ गई है। अब ये कंप्लीटली खत्म नहीं होगा मल्टीलेटरलिज्म, इट इज जस्ट अ पॉज, ठीक, थोड़े समय तक ये ऐसा चलेगा, एटलीस्ट टिल द टाइम ट्रम्प इज देयर। तो वी हैव टू वेट हाउ थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हेयर। अब बात करते हैं कि होम मिनिस्ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किए जा रहे हैं। सो होम मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे। चाहे आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, उसमें भी उनका जो है मेजर रोल रहता है, और इंटेलिजेंस की बात हो, ठीक है, वहाँ पे होम मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाती है। अब देखिए एक जो है एक आइडिया हमने निकाला, देयर इज़ दिस शिफ्ट फ्रॉम क्राइसिस टू स्ट्रक्चर। आज की डेट में वी आर मॉडर्नाइजिंग होम मिनिस्ट्री। आप उसके अंदर जो होम बेस्ड लॉज हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एजेंसीज के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस है, न्यू टेक्नोलॉजीज आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अब देखो इन सब फैक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें मिली है। इसका लाइव एग्जाम्पल है जो नक्सलाइट बेल्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पे नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक, उनको आप देखिए। वो जो नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें नज़र भी आता है कि ऐसा हो रहा है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल रोल क्राइसिस मैनेजमेंट, राइट्स, इंसर्जेंसी, लॉ एनफोर्समेंट देखना, क्लियर, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पे ज़्यादा रिलाय करते थे। या आप कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में संभालना या नक्सल अफेक्टेड एरिया, यहाँ पर ज़्यादातर हमारी स्पेंडिंग होती थी। जो मॉडर्नाइजेशन है वो सारी चीज़ें लैग कर रही थी। तो हमारे यहाँ पे नए कानून बने हैं, पहली चीज़ स्ट्रीमलाइंड हुआ है, NIA एक्ट आप बोल सकते हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट वो आया है, ठीक है, वो पहले भी था, अमेंडमेंट करके उसे इम्प्रूव किया गया है। देन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा यू कैन से संहिता। सो ये बड़े रिफॉर्म्स हैं। ये रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लॉ थे वो आर्काइक थे, ब्रिटिश टाइम के कानून आपने रखे हुए थे, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी था एज पर द प्रेजेंट टाइम। देन आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी पीस डील को नेगोशिएट कर रहे हैं नागालैंड के साथ, दैट इज़ ऑन, ठीक, नॉट नागालैंड, बेसिकली देर इज़ दिस और दीज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर देयर जो नागालिम डिमांड कर रही थी। देन वी हैव मल्टी एजेंसी अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी चल रही है, बजट सपोर्ट दिया जा रहा है, ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग की जा रही है, ठीक है, उसके लिए आपकी एडवांसमेंट की तरफ फोकस है, इक्विपमेंट्स जो है वो बेटर दिए जा रहे हैं, और अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। सो बजट को, जो सिक्योरिटी का हमारा बजट था दैट वाज 2.33 लाख करोड़, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन और बाकी ऑपरेशन के लिए 97,000 करोड़ दिए गए हैं। क्लियर? अब एक ट्रेंड देखा, 70% डिक्लाइन इन यू कैन से वायलेंस। कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग जो है वो रुकी है यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी भी वीक हुई है विदाउट अ डाउट, ठीक है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पे अभी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा रही है। देन प्रोएक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो प्रीएम्प्टिंग द थ्रेट्स, ये हमारा फोकस आज की डेट में है कि थ्रेट होने से पहले ही आप उसे प्रीएम्प्ट करेंगे और पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे। सो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो हम बोल सकते हैं। नाउ ट्रम्प इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली यूएस एजुकेशन सिस्टम को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए यूएस को कैसे नुकसान होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, ठीक है, एक्सपर्टीज जो है जिन लोगों की, दे विल स्टार्ट मूविंग आउट, ये यूएस को नुकसान होने वाला है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड वॉर से पहले या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ज्यूज थे दे मूव्ड आउट। कहाँ से मूव्ड आउट? मूव्ड आउट ऑफ जर्मनी। क्लियर? वो जर्मनी से चले जाते हैं
और वो सारे ज्यूज जर्मनी से निकल के यूएस चले गए थे। अब उसका नुकसान क्या हुआ था, जर्मनी के अंदर जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही थी, जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, दैट शिफ्टेड टू यूएस एंड यूएस बिकेम अ लीडर। यूएस इनोवेशन का लीडर बन गया था। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हमें समझनी है कि हम जब रेडिकलाइज कर रहे हैं, हम जब यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल ये है कि कैसे जर्मनी को नुकसान हुआ था और वो इंडिया भी उससे सीख सकता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत जहर फैलाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये एक लेसन है जो हम वहाँ से सीख सकते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ, ये हमें सोचना है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए असॉल्ट ऑन साइंस की बात करें, फंडिंग कट्स की बात करें, फेडरल रिसर्च एजेंसी उनके जो फंडिंग थी उसमें भी कमी आई है। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जॉब कट्स देखे गए हैं, फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है, रिसर्चर्स जो है वो इससे मेजरली अफेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी होगा, ब्रेन ड्रेन पोटेंशियल है। क्लियर? तो काफ़ी रिसर्चर्स वो यूएस से कहीं और चले जाएंगे, बाकी एरियाज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मे बी दे विल गो टू यूरोप, चाइना, साउथ कोरिया, बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रांस को देखो कितना बेनिफिट होने वाला है। फ्रांस हैज़ दिस आइडिया ऑफ साइंटिफिक असाइलम, तो वो साइंस जो ग्रेजुएट्स वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं अपने यहाँ पे। सेफ प्लेस फॉर साइंस माना जाता है फ्रांस, तो दे विल ऑल शिफ्ट टू फ्रांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छा है। तो सेम जो कंपैरिजन है इन्होंने 1930s के अंदर जो जर्मनी ने फेस किया, वो आज यूएस फेस कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर। क्लियर? और यहाँ से बहुत सारे ऐसे इंडियन एकेडमिक जो लोग हैं, एकेडमिशियंस जो हैं, दे मे कम टू इंडिया, वो वापस इंडिया में आ सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट विल बी अ टैलेंट गेन। बिल्कुल हमारे लिए टैलेंट गेन होगा। दूसरा प्रॉब्लम होगा, वी हैव टू फैसिलिटेट जॉब्स फॉर देम। इट माइट नॉट बी ईजी, वो शायद इतना आसान ना हो। क्लियर? तो दैट वाज द बिग आइडिया। अब देखिए यहाँ पे जुडिशियल एनफोर्समेंट के ऊपर फोकस है, तो ये एडिटोरियल है। देखो जुडिशियल ऑर्डर आ गए, तो जुडिशरी अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्राइमरीली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव। ठीक? नाउ प्रॉब्लम इज दिस, इफ दे आर रिलक्टेंट, ये रिलक्टेंट है, तो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट? कोई नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट दिखता ही नहीं है। ऑर्डर इम्प्लीमेंट जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है, ये कई बार हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पे एनफोर्समेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। सो हमें एक चीज़ समझनी है, एनफोर्समेंट चैलेंजिंग भी होता है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी कई बार चैलेंजेस हो सकते हैं। सोशल डायमेंशंस वो यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो कैसे, सबरीमाला जजमेंट, ठीक है, सबरीमाला जजमेंट इंप्लीमेंट करना बहुत टफ था, लेकिन इस जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। नहीं होगा तो पब्लिक ट्रस्ट विल इरोड। ये हमें देखने को मिलेगा अगर जुडिशियल ऑर्डर आपका इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। एंड दैट्स वाई दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन एक्शनेबल एनफोर्समेंट, बिल्कुल जिससे मीनिंगफुल आउटकम हो। नहीं होता तो पब्लिक जो है वो विश्वास ही नहीं करती सिस्टम के ऊपर। अभी प्रेजेंट चैलेंजेस आप देखिए, सिस्टमिक इश्यूज हैं, रिलक्टेंस फ्रॉम एनफोर्समेंट एजेंसी टू एक्ट ऑन माइनर वायलेशन लीड्स टू डिस्कनेक्ट बिटवीन जुडिशियल इंटेंट एंड रियलिटी। फिर ये आपको दिखेगा तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस के अंदर, उसके अंदर भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। प्रोहिबिटेड लिकर सेल्स विद इन 500 मीटर्स ऑफ हाईवे, अब वो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर वो लागू ही नहीं करवा पाए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, वो नेशनल हाईवे लिखा हुआ था, उन्होंने उसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स में रातों रात ऑर्डर निकाल के डिक्लेयर कर दिया। सो ये हुआ है पास्ट के अंदर। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को रोकना के लिए करना क्या है, आपको अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करनी है। अपॉइंट ऑफिसर्स इन ईच डिपार्टमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद जुडिशियल ऑर्डर्स, ये ज़रूर होना चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कि आप गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि वो अपने यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर को कंप्लाई कर रहे हों। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कीजिए। एटलीस्ट इतना तो हो ही सकता है ना कि वेबसाइट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके वेबसाइट के ऊपर अपडेट लाए जाएं, ठीक है, रेगुलरली, कि ये जुडिशियल ऑर्डर आया था, हमने इसे लागू कर दिया है। ये करना ज़रूरी है। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। डिफरेंट एंटिटीज़ में स्प्रेड आउट है आपका एग्जीक्यूटिव, वो साथ में मिलकर करेंगे तभी जुडिशियल ऑर्डर जो है वो जो है सही से लागू हो पाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक्टिव मोबिलिटी का
आजकल ज़माना वापस आ रहा है, तो एक्टिव मोबिलिटी रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन मोड्स दैट रिलाई ऑन ह्यूमन पावर सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग, स्केटबोर्डिंग रादर देन मोटर व्हीकल्स। ये आपको डेफिनेशन में लिखना होगा, ठीक है। लेमन डेफिनेशन एक्टिव मोबिलिटी की आप नहीं बना सकते हो। ये ह्यूमन पावर से अगर आप कोई मूवमेंट करते हो, मोबिलिटी करते हो, वो चीज़ है ये। अब ट्रैफिक कंजेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है, हेल्थ कंसर्न्स आ गए हैं, ठीक है, राइजिंग पेडेस्ट्रियन फर्टिलिटीज़ ये भी बहुत देखने को मिली है। तो इसीलिए हमें जो है एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इस मोबिलिटी को फैसिलिटेट करे। अब बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोची, यहाँ पे अलग अलग जो है लेवल पे एफर्ट चल रहा है। तो बेंगलुरु में है साथ्य संकरण, ये बाइसिकल जो है उसके थ्रू मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं। एंड दिल्ली दे हैव देयर ओन ईवी पॉलिसी। पुणे के अंदर 300 किलोमीटर्स की साइकिल लेन बनी है, बिल्कुल अच्छा है ये। और चेन्नई के अंदर दे हैव स्मार्ट सिटी मिशन, उसको लागू कर रहे हैं। कोची दे हैव पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, पीबीएस सिस्टम वहाँ पे आया हुआ है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दीज एंटिटीज़, बिल्कुल हम इनसे सीख सकते हैं। और ये जो मोबिलिटी वाला सिस्टम होगा ये वाकई हमें हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एक इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूस द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, लोअर्स द हेल्थ केयर कॉस्ट, बिकॉज आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और लोकल बिजनेस भी इससे बूम होगा, बिकॉज फुट ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होता है और पैदल चलते चलते आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। हम जैसे चलते चलते मार्केट में घूमते घूमते कभी कभी चीज़ें खरीद लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे होगी। देन एनवायरमेंटल बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, इट विल हेल्प अस इन सेविंग एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी, ओके। तो 12% कार्बन एमिशन जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से होता है, कहीं ना कहीं उसको कम करने में जो है ये हेल्प आउट करेगा ही करेगा। तो हेल्थ एडवांटेजेस हमने देख लिए। अब देखिए इसके अंदर अभी इश्यूज़ क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं। और 85% ऑफ रोड्स उनके लिए मतलब वहाँ पे साइकिल्स का चलना मुश्किल है, तो वो इतना सेफ़ भी नहीं है पेडेस्ट्रियन के लिए या साइकिलिस्ट के लिए। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट की गई है, ठीक है। सोशल परसेप्शन, कार बाइक्स एसोसिएटेड विद हायर सोशल स्टेटस, कोई पैदल जा रहा हो तो लोग उसको बोलते भाई ये तो लोअर सोशल स्टेटस का है, वो भी लोगों के दिमाग में होता है। मार्केट कंपटीशन में है, ठीक है, अफोर्डेबल मोटराइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसे में लोग कहते हैं कि सस्ता ही तो है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन वेदर एंड डिस्टेंस, तो वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम है, अभी जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी समर्स आ गई, तो इट विल बी अनवाइबल टू मूव आफ्टरनून टाइम पे, तो आप वहाँ पे चल ही नहीं सकते हो। तो ये जेन्युइन जो है कंसर्न और चैलेंज है, बिल्कुल है यहाँ पे, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू यूएस ईरान टॉक्स जो है वो फिर स्टार्ट हो रहे हैं। आइडिया इज़ ओवर न्यूक्लियर यू कैन से डील आप इसको बोल सकते हो। इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, JCPOA पास्ट में ये टॉक्स हुए थे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक। अभी उसी को ही एक तरीके से रिवाइव करने का आइडिया चल रहा है। अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल होते हैं उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा, आई एम सेइंग इफ सक्सेसफुल, US विल लिफ्ट सैंक्शंस फ्रॉम ईरान। जो ईरान के ऊपर अभी आज की डेट में सैंक्शंस लगे हैं वो उनको लिफ्ट किया जाएगा। अगर वो सैंक्शंस लिफ्ट किए जाते हैं उसका बेनिफिट इंडिया को होगा, ठीक है। क्यों बेनिफिट होगा, वी विल बी एबल टू यूटिलाइज छाबहार पोर्ट। आप छाबहार पोर्ट का फुल यूटिलाइजेशन कर पाओगे, अभी आज की डेट में हम वो नहीं कर पा रहे हैं। देन ईरानियन ऑयल इंपोर्ट, ठीक, तो ऑयल इंपोर्ट होगा ईरान का, और ये भी होगा कि इट विल रिड्यूस द ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइसेस जो हैं ओवरऑल कमी आ जाएगी उसके अंदर। तो ये सब बेनिफिट्स हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। प्लस हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। तो जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का जो हमारे पास डायलेमा होता है दैट प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड। ये मेजरली हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज हमें ना पार्टी चूज करनी पड़ती है। हम ईरान को भी नाराज़ नहीं करना चाहते और हम US को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। तो अगर ये सब पॉजिटिवली चलता है तो हमारे लिए ये बेनिफिट होगा यहाँ पे, क्लियर। सो दिस वॉज द आइडिया एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।